सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त शुभम सिंह पुंडीर। और आज मैंने सुबह एक वन शॉट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने 20 मिनट्स में फोर्स, वर्क पावर, एनर्जी और मशीन्स चैप्टर को कंप्लीट किया था। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे मैंने आपको उसमें। अभी इस वीडियो में मुझे बहुत सारे डिमांड आए हैं कि उन्हें थोड़ा कैलोरीमेट्री पढ़ना है, रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है थोड़ा, और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वो वाला इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पढ़ना है, चैप्टर 8 पढ़ना है। तो थोड़ा थोड़ा मैं इसमें आपको सभी का एक जिस्ट और समरी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कैलोरीमेट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। कैलोरीमेट्री में आप बस ये समझिए, कैलोरीमेट्री मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा कि आपको करना क्या है इसमें। सबसे पहले चीज़ आप समझ लीजिए, एक होती है आपकी हीट होती है, हमेशा वो क्यू होती है। हीट को हमेशा क्यू से शो किया जाता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले होती है आपके पास एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। ये फॉर्मूला यहाँ पे आपके पास m मतलब मास होता है, डेल्टा टी मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर में चेंज आया है, और C होता है, C होती है एक कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट क्या होता है, ये होती है, इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है यह है कि आपको कितनी हीट एनर्जी चाहिए किसी भी सब्सटेंस को किसी भी सब्सटेंस को उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। मान लीजिए जैसे सी को लिखा जाता है, जैसे वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो होती है 4200 जूल पर केजी केल्विन, ऐसे होती है। फिर आप लिख सकते हो 4200 जूल केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ऐसी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 केजी वाटर है, उसको आपको 1 के बढ़ाना है, यानी कि 1 केल्विन तक उसका टेम्परेचर बढ़ाना है 1 किलो पानी के लिए, तो आपको 4200 जूल्स की एनर्जी चाहिए होगी। यही आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। एक मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, स्पेसिफिक मतलब कि कितने अमाउंट ऑफ हीट चाहिए किसी स्पेसिफिक मास के लिए। जब वर्ड स्पेसिफिक आता है उस किसी स्पेसिफिक मास के लिए होता है। तो क्यू है, इस क्यू की जो यहाँ पे मैंने सी की आपको यूनिट बता दी, जूल पर केजी पर केल्विन, यहाँ पे यूनिट आ गई है, ये आप ऐसे समझिए। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट। लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आता है आपके पास आइस में। इसमें क्या होता है, लेटेंट हीट में ऐसा होता है कि आपका स्टेट चेंज होगी, किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज होगी। मान लीजिए जैसे आइस था, आइस वाटर बनेगा। आइस जब अपने अंदर हीट लेगा, एब्जॉर्ब हीट अपने अंदर लेगा वो हीट को, तो आइस हमारा वाटर बन जाएगा। सबसे मेन बात यह है कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस होता है, उसी टेम्परेचर पे वो मेल्ट होकर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बनाएगा। तो इसमें क्या है, आपकी स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि फ्यूजन हो रहा है उनमें, मतलब स्टेट आपकी चेंज हो रही है, आइस से वाटर बन रही है। लेकिन एक चीज जो आपकी है वह है कि आपका टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। इसमें आपका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसका जो स्टेट है बस वो चेंज होगा। अब मान लीजिए आपके पास, अब ये आपके पास जनरल कॉन्सेप्ट है, जैसे आपके पास पूछा जा सकता है कि वाटर में ही मतलब क्या है, वाटर की, जैसे वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि सी ऑफ वाटर सबसे हाईएस्ट होती है। ऐसा क्यों होता है, आपने देखा होगा, इसका मतलब है वाटर को ज्यादा एनर्जी चाहिए गर्म होने के लिए। अगर वाटर को हमें किसी टेम्परेचर में, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर है उसको हमें स्पेसिफिक टेम्परेचर तक बढ़ाना है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 किलो को 1 अगर के तक बढ़ाना है, 1 के केल्विन तक बढ़ाना है, तो हमें क्या चाहिए होता था, 4200 जूल चाहिए होती है। इसका मतलब वाटर देर में गर्म होता है। आपने देखा होगा, आप अगर गैस पे आपने कुछ लोहा रखा, लोहा जब आप गैस पे रखते हो छूओगे वो फटाफट से गर्म हो जाएगा। पानी गैस पे रखोगे तो नहीं होगा, टाइम लेगा। वही इसका उल्टा केस में भी है कि जो चीज जल्दी गर्म होगी वो जल्दी ठंडी भी होगी। जैसे मान लीजिए कॉपर होता है, कॉपर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो होती है लगभग 400 जूल पर केजी केल्विन। इसका मतलब है कॉपर को 400 जूल की एनर्जी चाहिए अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और उतनी ही एनर्जी चाहिए अपना टेम्परेचर
उतनी एनर्जी उसे निकालनी होगी अपना टेम्परेचर कम करने के लिए। वैसे ही वाटर को 4200 जूल चाहिए, यानी कि कॉपर से 10 गुना ज्यादा एनर्जी चाहिए गर्म होने के लिए, और उतनी ही 10 गुना ज्यादा एनर्जी निकालनी पड़ेगी ठंडा होने के लिए। तो वाटर जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है वो ज्यादा देर में गर्म होगा और ज्यादा देर में ही ठंडा होगा। आपको ये समझना है यहाँ पे। अब इस पे क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, जैसा जो आपके पास सैंपल में इस टाइप का क्या क्वेश्चन आ रखा है, जैसे मैंने आपके लिए बता रखा है मैंने पुरानी वीडियोस में कि किस किस टाइप का आप पे क्वेश्चन आएगा, कैसा पेपर आएगा। तो मैं आपको यहाँ से भी जरा क्वेश्चन का एक आइडिया दे देता हूँ। ध्यान से समझिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप देखिए क्या लिखा है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम ऑफ द बंसन बर्नर, a lump of copper of mass 0.12 kg is heated on the flame for a long time. Then the copper is quickly transferred into the beaker of negligible heat capacity containing 0.84 kg of water, and the temperature of the water rose from 15 to 35. Calculate the temperature of the flame. सबको हीट कैपेसिटी हमें दी यहाँ पे। अब आपको क्या समझना है, सबसे पहले क्या होगा, देखो दो चीज यहाँ पे होगी। इसमें क्या है, आपको क्या समझना है, मान लीजिए आपके पास एक कॉपर है जिसको आपने एक बंसन बर्नर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, सब ऐसे टाइप का बर्नर होता है, ऊपर फ्लेम आती है, उसके ऊपर आपने कॉपर को बर्न किया है। तो कॉपर ने क्या किया है, कॉपर बर्न हो गया है। इसके बाद क्या है, और उस कॉपर को आपने वाटर में डाल दिया और वाटर का टेम्परेचर 15 से 30 हो गया। मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बताया था, क्या होता है कि हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, ठंडी बॉडी जो हीट गेन करेगी वही होती है हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी, यानी कि हॉट बॉडी जितना ठंडा होगा कोल्ड बॉडी उतना गर्म होगा। अब देखिए यहाँ पे आपने कॉपर को गर्म किया था बंसन बर्नर के ऊपर, तो क्या हुआ, कॉपर आपकी हॉट बॉडी है, वो अपनी हीट, उससे हीट लॉस होगी, और आपने उसे वाटर में डाला, आपको दिया है कि वाटर 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो वाटर यहाँ पे इंक्रीज हुआ। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, कि फ्लेम की टेम्परेचर क्या रहेगी, मतलब कि जब आपने कॉपर को गर्म किया होगा तो एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे पहुंचा होगा, जो वो मैक्सिमम टेम्परेचर पे पहुंचा होगा वही हमारी फ्लेम की ओवरऑल टेम्परेचर रहा होगा। तो आपको मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है। तो इसे आप कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप यहाँ जाइए, मैं इसे इधर पे सॉल्व कर लेता हूँ आपके लिए। आप देखिए, तो सबसे मैंने आपको बताया था हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन के बराबर होगा। अभी यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है, तो आपको वही फॉर्मूला रहेगा, दोनों मतलब यहाँ होगा Q, यहाँ भी होगा, ये दोनों Q बराबर होगा। इस Q को निकालने के लिए फॉर्मूला बनेगा mc डेल्टा टी, और यहाँ भी फॉर्मूला बनेगा mc डेल्टा टी। देखो ml तब आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया ml तब आएगा सिर्फ आइस के केस में लेटेंट हीट का लगेगा। यहाँ पे आइस नहीं है, लेकिन आपके पास आइस आएगा, तो पहले क्या होता, आइस वाटर में चेंज होता, जीरो, मैंने आपको बताया था कि आइस पहले 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर बनाएगा 0 डिग्री सेल्सियस तक, और वही वाटर हमारा फिर फर्दर राइज होगा। जैसे जो ठंडा, जो अगर वाटर था पहले, अगर हॉट वाटर में हमने आइस डाली तो वो हॉट वाटर वाला पहले ठंडा होगा, और ये जो आइस था ये पहले वाटर बनेगा बिना टेम्परेचर चेंज के, तो वो पहले लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट रहेगा, फिर वो जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी था वो गर्म होके उन दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे वो स्टेप नहीं आएगा। अभी हीट लॉस्ट किसने किया, हीट लॉस्ट हमारे कॉपर ने किया, हीट गेन हमारा H2O ने किया, वाटर ने। तो आप यहाँ पे ये समझिए, M कॉपर का कितना मास है, देखिए पहले आप देखिए कि आपको जो गिवन है किस में दिया है, देखो जूल ग्राम सेल्सियस, ग्राम में दिया है तो आपको इसे ग्राम में चेंज करना ही पड़ेगा। 0.12 kg लिखा है कॉपर, तो मैं इसे ग्राम में लिख देता हूँ, 120 लिख देता हूँ। कॉपर की हीट कैपेसिटी दी है यहाँ पे, देखो मैंने आपको 400 बताया था, केजी में था, यहाँ पे 0.4 है ग्राम में, तो आपको 0.4 रखना है। और टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी, मतलब कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है। अभी देखिए मेन बात यह है, आपका जो वाटर था वो 15 से 35 हुआ है, वाटर को तो हम निकाल सकते हैं, मतलब वाटर में कितना टेम्परेचर का चेंज हुआ है, 35 माइनस 15 जो कि होता है 20 डिग्री सेल्सियस का वाटर में चेंज हुआ है। वैसे हम कॉपर में कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कॉपर जिस टेम्परेचर पे था वो T है, T डिग्री सेल्सियस पे हमारा कॉपर था, वो T डिग्री सेल्सियस से कहाँ आएगा, 35 में आएगा। क्यों, क्योंकि जब हमारा वाटर 15 से 35 में गया है, 35 में जाके वो रुक गया है, दैट मीन्स जो गर्म चीज होगी वो भी अपने टेम्परेचर से ठंडी होकर 35 पे ही आएगी, तभी तो वो दोनों उनके टेम्परेचर बराबर होंगे ना। तो हमारा जो
कॉपर का अगर आपको चेंज इन टेम्परेचर निकालना है वो निकालोगे आप T-35 करके, क्योंकि T ऑब्वियसली बड़ा होगा क्योंकि वो गर्म था पहले। तो आपको यहाँ पे रख देंगे, मैं यहाँ पे रख दूंगा T-35, यहाँ रख दीजिए। M मतलब वाटर का मास आपको दिया है 0.84 kg, तो मैं इसे 840 ग्राम रख देता हूँ। C कॉपर का 4.2 दिया है और चेंज दिया है 35 माइनस 15 हमने किया था 20 आ जाएगा। यहाँ से आपको इस T की वैल्यू को निकालना है। तो कैसे निकालना है, मैं ऐसे कर लेता हूँ, T-35 को मैं यहाँ निकाल देता हूँ बाहर और मैंने सॉल्व कर लेता हूँ। 840 इंटू 4.2 इंटू 20 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अपॉन में ये आ जाएगा पूरा, सॉरी 120 इंटू 0.4 और यहाँ पे T-35 आ गया। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इन सबको सॉल्व कीजिए आराम से। ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा, इसका जीरो ऊपर चल जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे 4 है, इस 4 को आप इस 2 से काट दीजिए, 1 2 2 यहाँ पे आप पे बच गया, इस 2 को से काट दीजिए 21 आ जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 12 है, 12 से काट दीजिए 7 टाइम्स आ गया है। तो यहाँ पे मेरे पास T-35 की हो जाएगी 7, यहाँ पे 70 है, 70 21 हो जाएगा, 21 टू 7 होता है 147 और 0 हो जाएगा। टी की वैल्यू हो जाएगी 1470 माइनस है तो प्लस 35 हो जाएगी। टी की वैल्यू हो जाएगी, आप ऐड कर लीजिए 5 10 1 1505 डिग्री सेल्सियस। सो दैट्स इट। ये आपका ऐसे करना है आपको, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ईजी। तो यही है हमारे पास कैलोरीमेट्री वाले चैप्टर में। इसके बाद थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी का भी आपको एक ग्लिम्स दे देते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारे पास रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में क्या करना है आपको, सबसे पहले आप ये चीज समझ लीजिए। रेडियो एक्टिविटी में सबसे पहले आपके पास सिंपल सी चीजें है, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है। फटाफट से कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी एलिमेंट है, मैंने एन ले लिया, ऊपर जो नंबर होता है वो आपके पास एन का 23 और 11 होता है। ऊपर आपका होता है ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास, यहाँ पे ऊपर जो आपकी चीज होती है वो एटॉमिक मास होती है, और नीचे आपका जेड होता है, जेड होता है आपका एटॉमिक नंबर के बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। और कोई भी आपके पास एलिमेंट हो उसमें तीन टाइप के आपके पास पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, सबसे पहले आपके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन। आपको पता है सोडियम आता है 11वें नंबर पे, यानी कि एटॉमिक नंबर होता है उसकी पीरियोडिक टेबल पे, उसकी पोजीशन क्या है 11, उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें पता है ना कि जितने हम एटॉमिक नंबर होता है उतने उस पर टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो उस पर 11 है, और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको बैलेंस करने के लिए उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी चाहिए, तो 11 पॉजिटिव चार्ज की प्रोटॉन भी होता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो हमें यहाँ से मिल सकता है कि जेड एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। फिर अब हमको निकालना है न्यूट्रॉन्स, कैसे निकालना है न्यूट्रॉन्स का हमें पता है। सब न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला ये होता है कि अगर आपको, आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, अब आपके पास देखिए टोटल आपके पास 23 उसमें एटॉमिक नंबर था। एटॉमिक नंबर ये होता है, एटॉमिक मास ये होता है कि मान लीजिए Na है, Na के पास क्या होगा, बाहर तो उसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होंगे, अंदर उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम ही हमारा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो कैसे कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम। एटॉमिक नंबर में पता है 23 है, एटॉमिक मास है ये, सॉरी एटॉमिक मास हमारे पास 23 है, प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी 23 माइनस 11 दैट इज इक्वल्स टू 12। तो ऐसे आपको निकालना है। अगर आपके पास जनरली ये आपके पास ऐसा क्वेश्चन पार्टिकल्स के साथ आएगा, अल्फा बीटा गामा के साथ, या आप ऐसे निकाल सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर आपके पास आइसोटोप्स है, आइसोटोन है, आइसोबार है। आइसोटोप्स में क्या होता है, आइसोटोप्स मतलब होता है कि मान लीजिए जैसे क्लोरीन और क्लोरीन है, क्लोरीन में दोनों का नंबर 17 होता है, एक क्लोरीन आपको 35 होता है, एक क्लोरीन आपको 37 होता है। इसमें क्या होता है, एटम सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट होता है, ये चीज है। इसके बाद है आइसोटोन। आइसोटोन क्या होता है, इसमें क्या होता है, एलिमेंट ही दूसरा होगा, एकदम दूसरे टाइप का एलिमेंट होगा, लेकिन इसमें क्या होगा,
इनका हमारा मास नंबर सेम होगा। ये इसका एग्जांपल नहीं है, इसमें मास नंबर सेम होता है आइसोटोन में। जैसे मान लीजिए एक आपके पास आर्गन होता है और एक कैल्शियम होता है। आर्गन की पोजीशन 18 होती है, कैल्शियम की पोजीशन 20 होती है, दोनों का मास 20 और 40 और 40 होता है। ये एक प्रॉपर्टी है। इसके बाद आते हैं आइसोबार। आइसोबार में ये होता है कि सब कुछ अलग अलग होता है। इसमें क्या जैसे सोडियम है और मैग्नीशियम है। सोडियम को होता है 2311, मैग्नीशियम को होता है 2412। इसमें सब कुछ डिफरेंट होता है, बस जो सेम होता है वो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। न्यूट्रॉन्स यहाँ पे सेम होते हैं। कैसे? आपकी लीजिए इसमें 23 माइनस 11 इसमें 12 है, इसमें 24 माइनस 12 इसमें भी 12 है, तो इसमें न्यूट्रॉन सेम है। ये होते हैं हमारे पास आइसोबार जिसमें न्यूट्रॉन सेम होते हैं। फिर हमारे पास होते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में हमारा मास नंबर सेम होता है। और हमारे पास आइसोटोप सबसे मेन चीज होती है, हमारे पास आइसोटोप्स होता है। आइसोटोप्स में हमारा क्या सेम होता है? एटॉमिक नंबर होता है सेम। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा पार्टिकल कैसे निकलते हैं। देखिए आपके पास, आप समझिए 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। एक साइंटिस्ट हमारे पास हेनरी बैक्वेरेल था जिसने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किया था। तो उसने एक्सपेरिमेंट किया था, उसने एक लेड कास्केट लिया था, लेड टाइप का ऐसे कास्केट रखा है और उसको ऐसे उसने बंद कर रखा है ऊपर से इस टाइप। तो उसने क्या किया, उसने इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? देखो, एलिमेंट की रेडियो एक्टिव होने की ये पहचान है जिसमें क्या होता है, अगर उस एलिमेंट में न्यूट्रॉन का नंबर इज वेरी 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 ग्रेटर देन प्रोटॉन, मतलब बहुत ज्यादा है उसमें न्यूट्रॉन है। आप यहाँ से ये दो कर सकते हैं, पर बड़ा होना चाहिए आपके पास। जैसे आप मान लीजिए मेरे पास एक यूरेनियम होता है। यूरेनियम का एक होता है 235 और 92। हमें बताया गया है पहले से कि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, क्योंकि उसमें 235 उसका एटॉमिक मास होता है, मास नंबर होता है, और 92 उसका एटॉमिक नंबर होता है। अब 92 उसका एटॉमिक नंबर है जो कि Z, जो कि P और E के बराबर होगा, तो प्रोटॉन भी इसमें 92 है। अब हमें निकालने न्यूट्रॉन कितने हैं। न्यूट्रॉन मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमारे A के बराबर होते हैं, एटॉमिक मास के बराबर होते हैं। प्रोटॉन हमारे पास 92 है, न्यूट्रॉन हमें निकालना है N, ये 235 है। N आ जाएगा हमारा 235 माइनस 92 कर लेंगे, यहाँ बच जाएगा आपके पास 3 माइनस 9 आपके पास 13 माइनस 9 हो जाएगा 4, 143। दैट्स इट। यानी कि इसमें प्रोटॉन हमारे पास हो गए 92, न्यूट्रॉन्स हो गए 143। आप देख सकते हैं कहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होते हैं छोटे छोटे एलिमेंट्स में, जो आपके कॉमन एलिमेंट्स में। लेकिन जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन, देखो कितनी हाई अमाउंट में, यहाँ पे न्यूट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन प्रोटॉन। तो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं रेडियो एक्टिव, वो अपने आप खुद ही डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। तो मैं आपको क्या बताता हूँ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उससे उन्होंने क्या रखा, 3 पार्टिकल का एमिशन हुआ इसमें। 3 पार्टिकल उन्होंने क्या रखा, एक साइड इसके पॉजिटिव प्लेट को रखा, एक साइड इसके नेगेटिव प्लेट को रखा। इसमें क्या हुआ, अभी इसके अंदर क्या था, जो पार्टिकल था, 3 अलग अलग टाइप के इसमें पार्टिकल है। एक पार्टिकल गया आपका स्ट्रेट गया, मतलब जो किसी भी प्लेट की तरफ बेंड नहीं हुआ, सीधा स्ट्रेट गया। एक पार्टिकल आपका माइनस के साइड बेंड हो गया, और एक पार्टिकल आपका प्लस के साइड बेंड हुआ। ऐसे थे। अब देख लीजिए, जो पार्टिकल आपका माइनस के साइड बेंड हुआ, वो ऑब्वियसली प्लस ही था, क्योंकि माइनस के साइड तो प्लस ही अट्रैक्ट होता है। और जो प्लस के साइड बेंड हुआ, वहां माइनस वाले हो, कि माइनस ही प्लस को अट्रैक्ट होता है। एकदम आपने पढ़ा होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हर जगह अप्लाई होता है। तो अब क्या है, आप देखिए, और जो कहीं भी बेंड नहीं हुआ, इसका मतलब वो उस पर 0 चार्ज था, वो आपका न्यूट्रल था। जैसे कि न्यूट्रॉन होता है, वैसे ही वो न्यूट्रल था। तो अब आपको एक और चीज दिख रही होगी कि एक पार्टिकल बहुत दूर जाके बेंड हुआ, एक वहीं पे बेंड हो गया। जो पास में बेंड हो गया, वो मतलब वो जो आपके पास यहाँ पे 3 टाइप के पार्टिकल है, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, एक है न्यूट्रल। पॉजिटिव पार्टिकल क्या था, वो बहुत ही हैवी था, इसलिए वो पहले ही बेंड हो गया। नेगेटिव पार्टिकल आपका थोड़ा हल्का था, इसलिए वो थोड़ा दूर बेंड हुआ। और 0 पार्टिकल तो कुछ नहीं था, वो सीधा भाग गया ऊपर। तो क्या हुआ, जो आपका प्लस पार्टिकल था, उसका हमने नाम दिया, उसे अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। जो माइनस था पार्टिकल, उसे हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल। आई शो यू, बीटा का साइन दिखाते हैं हम आपको। उसे हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल। बीटा ऐसे बनता है, उसे हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल। और जो बिल्कुल भी अपने पाथ से बेंड नहीं हुआ, उसे हम बोलते हैं गामा पार्टिकल, उसको हम बोलते हैं गामा पार्टिकल। अब आपको इसमें क्या समझना है, समझने की बात यह है कि इतने
हमारे होते हैं। अब जब भी मान लो किसी भी चीज से अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है, अल्फा पार्टिकल एमिशन का मतलब अल्फा पार्टिकल से निकल रहा है, तो अल्फा पार्टिकल का जो भार होता है, मास होता है, वो 4 होता है, उसमें 2 उसके चार्ज होता है। 2 उसमें मतलब आप कह सकते हो 2 उसमें एटॉमिक नंबर होता है उसका। आप मतलब जो अल्फा पार्टिकल होता है वो एक हीलियम न्यूक्लियस के जैसा होता है, हीलियम जैसा होता है। बीटा क्या होता है? बीटा में कोई मास नहीं होता, लेकिन उसमें चार्ज माइनस 1 होता है। बीटा हमारा इलेक्ट्रॉन जैसा होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर होता है, उसको कोई अपना मास नहीं होता, लेकिन उसमें चार्ज -1 होता है। गामा तो बिल्कुल मासलेस होता है, इसमें 0 होता है। अब आपको इसे इक्वेशन में कैसे करना है सॉल्व? इक्वेशन में आप ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने आपको कोई भी एक ए एलिमेंट दिया, ए एलिमेंट से मैंने क्या कर दिया, इससे मैंने बी एलिमेंट बनेगा और इससे मैंने एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकाल दिया, एक अल्फा निकाला। अब अल्फा पार्टिकल 4 और 2 होता है। मान लीजिए ए का मैंने ऊपर आपको दिया था 50, नीचे दिया था 20, तो इसमें जो बी वाला होगा वो कैसे बनेगा? मतलब मैंने ए वाले से अल्फा पार्टिकल को बाहर निकाल दिया है, तो क्या बचेगा? आपको बस सिंपल मैथमेटिक्स करनी है। देखो यहाँ पे 4 था, 4 क्या है? पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है। इसको यहाँ भेज दो, जैसे आपका वो होता है ना इक्वल्स टू में आप यहाँ भेज दो तो माइनस हो जाता है, तो उसे वहाँ भेज दो तो हो जाएगा 50 - 4 प्लस 2 था तो 20 - 2, ये जो 50 - 4 हो जाएगा, यहाँ पे आंसर लिख दो 46, 20 - 2 18, तो आपका बी वाला न्यूक्लियस आ गया। अल्फा पार्टिकल में ये होता है। इसके बाद अगर आपके पास बीटा पार्टिकल है, मान लीजिए बीटा पार्टिकल में आप ऐसा समझिए कि आपके पास ए है, उसमें आपके पास वही था 50 था, और बी में आपके पास 20 था, और इसमें इससे बी बना जिसमें एक बीटा पार्टिकल का एमिशन हुआ। बीटा पार्टिकल का मास 0 होता है, लेकिन चार्ज -1 होता है। सेम वही करना है, यहाँ प्लस था मतलब 0 गया तो जी तो वही रहेगा, यहाँ माइनस था वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा, बढ़ जाएगा। लास्ट में आपके पास अगर गामा पार्टिकल का है, गामा पार्टिकल आपके पास ऐसा होगा कि आपके पास ए था, उससे आपने अगर गामा पार्टिकल निकाला, अब गामा पार्टिकल निकालोगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, मतलब वो ए ही रहेगा, बस वो 0 0 हो जाएगा। और किसी से भी अगर गामा पार्टिकल निकलता है तो वो आपका नॉर्मल एलिमेंट में एक ऐसा स्टार बना देना, इसका मतलब वो एक्साइटेड हो गया थोड़ा। ये 3 टाइप के आप है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तीनों एमिशन का। ये आप समझिए, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप पढ़ लेना कि किसमें सबसे पहले एक प्रॉपर्टी होती है आयोनाइजिंग पावर। आयोनाइजिंग पावर का मतलब ये है कि कौन ज्यादा आयन बना सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ आयंस किसका फॉर्म होता है। आयंस हमारे एटॉमिक नंबर पे ही डिपेंडेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास अल्फा पार्टिकल का होता है 4 2, अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल 2 आयंस बना सकता है। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल ज्यादा आयन बना सकता है, तो उसकी आयनाइजिंग पावर सबसे हाई होती है। इसके बाद बीटा पार्टिकल होता है, बीटा पार्टिकल में -1 एक उसका एटॉमिक नंबर आता है, इसका मतलब वो एक माइनस चार्ज बना सकता है, यानी कि कुछ आयन बना सकता है, तो थोड़ा अल्फा से कम होता है। और जो गामा होता है वो तो 0 0 होता है, वो कोई भी आयन नहीं बना पाता। तो ये है अल्फा की हाईएस्ट होती है हमारी आयनाइजिंग पावर, मैंने यहाँ पे आयोनाइजिंग पावर की कौन ज्यादा आयन बना सकता है हाई होती है, और जो गामा है उसकी सबसे लोएस्ट होती है। इसके बाद आती है पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग मतलब जो किसी के आर पार जाने की पावर होती है। अभी आप मान लीजिए आर पार जाने की पावर कैसे, कि कौन सा पार्टिकल कितना स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से फिर से क्लियर होगा। आपने यहाँ पे देखा अल्फा पार्टिकल तो पहले ही बैंड हो गया, क्योंकि वो भारी है, जो चीज भारी होती है वो इतनी दूर नहीं जा पाएगी। तो अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे लो होती है, अल्फा की सबसे लो पेनिट्रेटिंग पावर होती है। फिर बीटा की थोड़ा ऊपर तक गया, बैंड हो गया, फिर बीटा की थोड़ी सी हाई होती है पेनिट्रेटिंग पावर, और गामा क्योंकि एक टाइप से एक पार्टिकल भी है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर भी तो आता है। आपका गामा रे आपने पढ़ा स्पेक्ट्रम में, वहां भी आता है। तो गामा एक टाइप का पार्टिकल भी है, एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे भी है। तो जो गामा पार्टिकल है वो हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है, वो बहुत दूर तक जा सकता है। ये आपके पास बहुत ईजी है। एक स्पीड ऑफ लाइट जान लेते हैं। गामा की जो स्पीड होती है वो सी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, क्योंकि गामा एक टाइप से आपका रे होती है, एक टाइप से लाइट ही है। बीटा आपकी होती है एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड पे होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो 90% होगा आपका स्पीड ऑफ लाइट का, यानी कि लगभग 2.7 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो अल्फा होता है, अल्फा सबसे भारी होता है, तो उसकी स्पीड भी कम होगी, ये सिर्फ 10% होगा स्पीड ऑफ लाइट का। तो इतना आपको बस, इतनी मैंने बहुत सारी आपको प्रॉपर्टीज बताई है, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद मैं आपको बस एक न्यूक्लियर फिशन बताता हूँ। इक्वेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इतनी जरूरत नहीं है, बस आप समझ लीजिए क्या होता है। सबसे पहले होता है फिजन। सबसे पहले होता है आपके पास न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब होता है, फिजन मतलब तोड़, जब कोई पार्टिकल टूटता है। मान लीजिए यूरेनियम आपके पास न्यूक्लियस था, यूरेनियम आप है समझ लीजिए यूरेनियम 23592 था। इसमें आपको क्या करना है, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। इसमें आपने एक N
एन मतलब एक न्यूट्रॉन का बोम्बार्डमेंट करना है। बोम्बार्डमेंट का मतलब ये होता है कि आपने न्यूट्रॉन इसमें ब्लास्ट करना है, उसके पास हाई स्पीड में न्यूट्रॉन को ले जाना है, फिर वो उसमें ब्लास्ट हो जाएगा। अब जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन में अपना कोई सबसे पहले न्यूट्रॉन को न्यूट्रल चार्ज होता है, कोई उसमें एटॉमिक नंबर नहीं होगा, लेकिन उसमें एक मास होता है। और जब वो इसके साथ आएगा तो अपने साथ एक वो यू बनाएगा, U236 और 92 ही बनाएगा। तो जो यू बनेगा बहुत ही अनस्टेबल होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा बेरियम और क्रिप्टन में। दो अलग अलग चीज होती है, इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कुछ भी। ये आपका बेरियम क्रिप्टन में ये आपका 36 में होता है और ये आपका 56 में होता है, बाकी इसमें जाने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद आपका 3 न्यूट्रॉन और फैलते हैं, 3 न्यूट्रॉन और फॉर्म होते हैं। जब वो न्यूट्रॉन फॉर्म होते हैं, वो फर्दर यूरेनियम के आगे आगे करते हैं और आपके सामने यहाँ पे एक चेन रिएक्शन बनता है। तभी आपने देखा होगा जो रेडियो एक्टिव चीजें होती है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, एटॉमिक बॉम्ब होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ये आपका होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब ये न्यूक्लियर फिशन होता है जब टूटता है, मतलब एक हाई जो आपका एक हाई न्यूक्लियस है वो स्मॉलर न्यूक्लियस में ब्रेक हो रहा है। इसके बाद आपके पास आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब जुड़ना। आप मान लीजिए 2 H, अगर आपको ऐसे कर लीजिए, आपके पास ड्यूटेरियम आपको पता है हाइड्रोजन के 3 फॉर्म होते हैं, H11, H21, H31, डिपेंड करता है अलग अलग नाम इनके। तो जब 2 ड्यूटेरियम मॉलिक्यूल एक साथ मिलते हैं तो सीधा वो हीलियम बनाते हैं, लेकिन वो हीलियम ये वाला हीलियम बनाते हैं और एक न्यूट्रॉन यहाँ पे फॉर्म होता है आपके सामने। और जब फिर फर्दर ये हीलियम 32 फिर से इस ड्यूटेरियम के साथ मिलता है तो आपका क्या बनता है, हीलियम 42 और एक हाइड्रोजन बनता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है फ्यूजन में क्या होता है कि 2 छोटे न्यूक्लियस एक बड़े न्यूक्लियस बन जाएंगे, 2 हाइड्रोजन जब मिलेंगे तो एक बड़ा हीलियम बनेगा। बस इतना ही है आपके पास रेडियो एक्टिविटी में, इतना आप पढ़ लीजिए। इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से कैलोरीमेट्री रेडियो एक्टिविटी बताया है। अच्छे से मैं आप इलेक्ट्रिसिटी का भी एक वीडियो लाऊंगा, करंट वाले का अच्छे से वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।